अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हुई तो इसमें सबसे पहला केस हम वही करेंगे, होलो स्फीयर का, कि एक स्फीयर है, होलो है, इसको जो चार्ज दिया जाएगा तो अंदर तो कुछ है ही नहीं, इसकी सरफेस पे ही सारा का सारा चार्ज जाएगा। जैसे इसका ये ओ हमारा सेंटर हो गया, आर इसकी रेडियस हो गई, और सारा का सारा चार्ज इसकी सरफेस पे दे दिया हमने, और कैपिटल क्यू चार्ज दे दिया प्लस कैपिटल क्यू। सबसे पहला पॉइंट बनता है कि आर की वैल्यू, हमारे डिस्टेंस की वैल्यू अगर रेडियस से कम हुई, रेडियस से कम हुई तो अंदर तो कुछ है ही नहीं, अंदर कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका इफेक्ट ही नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा जीरो होगा। सेम टू सेम इसके बाहर की बात करेंगे तो वही रिपीटिशन वाली बात है, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे कि अगर हम बाहर वाला पॉइंट ले आर डिस्टेंस के ऊपर एक पी पॉइंट ले लिया तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या होगा, यह स्फीयर एक पॉइंट चार्ज बन जाएगा और हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं इन तीनों बातों के ग्राफ बनाऊंगा, यानी अगर होलो कंडक्टिंग प्लस या फिर सॉलिड कंडक्टिंग हुआ या फिर होलो नॉन कंडक्टिंग हुआ, इन तीन केस के लिए, यानी अगर कंडक्टिंग स्फीयर चाहे होलो हो चाहे सॉलिड हो, और नॉन कंडक्टिंग अगर होलो स्फीयर हुआ, तो इन तीनों के केस में E की वैल्यू R लेस देन कैपिटल R हुई तो जीरो होती है, और E की वैल्यू R ग्रेटर देन इक्वल टू R हुई तो के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होती है, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये दो वैल्यूज हमने निकाली है, तीनों की तीनों ही कंडीशन के अंदर सेम, तीनों का कॉन्सेप्ट था, सेम टू सेम हमारे आंसर आ रहे हैं, सेम टू सेम न्यूमेरिकल्स होंगे। अब अगर मैं डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिकल फील्ड की रिप्रेजेंटेशन करूं कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की एक्सिस हो गई और ये डिस्टेंस हो गई हमारी, तो मैं जीरो से चलूंगा, यानी इसको अगर ओरिजिन मान लूं तो जीरो से चलूंगा कैपिटल आर तक, मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं मिलेगा। यानी अगर मैं जीरो से थोड़ा सा डिस्टेंस में कैपिटल आर तक चलूंगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो ही रहेगी। जैसे ही मैं कैपिटल आर को क्रॉस करूंगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना हो जाएगा, हमारा सरफेस के ऊपर कितना होता है, अगर आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हुई तो उस केस के अंदर, इसका अगर स्पेशल केस लें कि आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हुआ तो ई की वैल्यू हमारी के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होगी। तो हमारी आर के ऊपर जाते ही वैल्यू अचानक से कितनी हो जाएगी, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगी। अब जैसे जैसे मैं आगे जाता जाऊंगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा, कम होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और वो भी पावर 2 के होगा, तो लीनियरली डाउनवर्ड तो आएगा नहीं। अगर डिस्टेंस मेरी इनफाइनाइट हो जाए तो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर क्या होगा, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन इनफाइनाइट से कुछ डिस्टेंस कम हुई तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी ना हमारी। तो इसका जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का ग्राफ बनता है वह इस टाइप से बनता है कि इनफाइनाइट पे जाके ये एक्सिस से मिल जाएगी, ई की वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी। तो ये ग्राफ किसका हुआ, चाहे हमसे होलो कंडक्टिंग स्फीयर पूछ लिया जाए, सॉलिड कंडक्टिंग पूछ लिया जाए, चाहे होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पूछ लिया जाए, रेडियस के अंदर अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो रहता है और बाहर की वैल्यू आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और उसका ग्राफ हमारा इस टाइप का होता है। अब मेन बात आती है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की।
सेकंड पॉइंट हमारा सॉलिड स्फीयर, और वो भी कौन सा, नॉन कंडक्टिंग। हमने एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर कंडक्टर होता है सॉरी, तो कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर सारा चार्ज चला जाता है। अगर हमारा मटेरियल नॉन कंडक्टिंग टाइप का हुआ तो उसकी बॉडी के अंदर पूरा चार्ज फैल जाता है। हमारा ये है कहना कि एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, उसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और उसकी चार्ज डेंसिटी भी दे दी जाएगी कि इसकी रो चार्ज डेंसिटी है कि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर रो जितना चार्ज है हमारे पास, रो कूलम पर मीटर क्यूब हमारी वैल्यू दे दी। ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। अब हमें ये बताना है सबसे पहले कि अगर आर की वैल्यू रेडियस से कम हुई तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा। सपोज मैं आर डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करना चाहूँ और इसकी रेडियस है कैपिटल आर, यानी इफ आर इज लेस देन कैपिटल आर, उस केस की बात कर रहे हैं। अभी तक जो 3 स्फीयर पढ़े हैं हमने उसमें तो कोई चार्ज ही नहीं होता था, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ही नहीं होता था। अब हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि इसका एक स्फीयर बना लेंगे। यहाँ तक टोटल स्फीयर इतना तो लाई करता है ना, इस पी पॉइंट तक इस इतने स्फीयर का तो इफेक्ट आएगा। हमने एक बात ये पढ़ी थी कि रेडियली आउटवर्ड या इनवर्ड डायरेक्शन होती है। तो सपोज करो यहाँ पर जो चार्ज हुआ, कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल तो होगा ना, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया इसके अंदर चार्ज, हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ चार्ज की वैल्यू है। तो सपोज करो पॉजिटिव डेंसिटी थी तो यहाँ वाला तो इफेक्ट बाहर जाएगा, लेकिन यहाँ वाला इफेक्ट तो उसको कुछ ना कुछ वैल्यू चेंज करके ही जाएगा ना। रेडियली आउटवर्ड है तो इसका तो इफेक्ट इस पॉइंट पे आएगा, क्योंकि यह पॉइंट इसके लिए तो बाहर वाली साइड है। जब मैंने सॉलिड कंडक्टिंग की बात की थी तो इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं था, तो इसका इफेक्ट आ ही नहीं रहा था। सारा का सारा चार्ज हमारा यहाँ था, तो इसका इफेक्ट सिर्फ बाहर रहता था। सेम टू सेम इस पी पॉइंट की बात करूँगा तो इसकी एक छोटी सी रेडियस बन गई, स्मॉल आर रेडियस का एक छोटा सा हमने स्फीयर बना लिया। इस स्फीयर के अंदर जितना भी चार्ज होगा उस चार्ज का इफेक्ट इस पी पॉइंट पे आएगा और उसकी वैल्यू होगी हमारे ई की वैल्यू होगी के क्यू डैश डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। अब हमें कैलकुलेट करना है क्यू डैश की वैल्यू कितनी है। इसके ऊपर टोटल चार्ज मैं क्यू मान लेता हूँ, डेंसिटी रो मान ली मैंने। तो हम क्यू डैश की बात करेंगे जैसे हम 10th क्लास में अपने परसेंटेज निकालते थे कि 500 में से जो मार्क्स ऑब्टेन है वो 1 में से 500 डिवाइडेड बाय समथिंग डिवाइडेड बाय 500 और फिर 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकालते थे। उसी टाइप से टोटल चार्ज क्यू कितनी वॉल्यूम में स्प्रेड आउट है, टोटल चार्ज क्यू यानी 4/3 पाई आर क्यूब के अंदर टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। यूनिट वॉल्यूम में कितना आएगा चार्ज, टोटल चार्ज को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम बात कर रहे हैं इस स्फीयर की, इस स्फीयर के अंदर चार्ज कितना आएगा, तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें चार्ज कितना आएगा मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया गया है आपको, अदरवाइज हमें डेंसिटी दे रखी है और डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। यही होता है ना डेंसिटी का मीनिंग, हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी, चार्ज अपॉन इट्स वॉल्यूम हमारी डेंसिटी होगी। तो हम 12th क्लास के स्टूडेंट होकर इन छोटी छोटी बातों को तो बोर्ड में लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, क्यू डैश हमारा क्या है, इस वॉल्यूम का चार्ज है ना, और हमें पता है यूनिट वॉल्यूम का चार्ज इतना होता है। तो क्यू डैश का मीनिंग क्या होगा, डेंसिटी इनटू इस स्फीयर की वॉल्यूम जो कि कितनी है 4/3 पाई आर क्यूब है। और डेंसिटी की वैल्यू हमें पता है क्यू डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब है, मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई
आर क्यूब आ जाएगा। 4/3 से 4/3 कैंसिल, तो क्यू डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ई की वैल्यू आएगी के क्यू डी इंटू क्यू डैश की जगह क्यू इंटू आर क्यूब करेंगे, लेकिन आर स्क्वायर तो नीचे है ना, तो ऊपर की तरफ तो आर रह जाएगा और नीचे आर क्यूब रह जाएगा। एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमारा। सिर्फ इतना सा ही कॉन्सेप्ट है कि हम इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर की बात कर रहे हैं कि अंदर वाले पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा कितना होगा, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इतना चार्ज सपोर्ट करेगा, क्योंकि बाहर वाला चार्ज तो रेडियली आउटवर्ड निकालेगा, अपना जितना भी इफेक्ट होगा वो सारा सारा बाहर जाएगा। इस पी पॉइंट के लिए सिर्फ और सिर्फ इस स्फीयर का इफेक्ट ही कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले हम निकालें कि इस स्फीयर का चार्ज कितना है। तो चार्ज होगा इसकी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई इसकी वॉल्यूम, और डेंसिटी हमारी ये होती है वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दी, तो इसके अंदर आने वाला क्यू डैश चार्ज हमारे पास आ गया ये, और इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है के क्यू डैश डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वैल्यू पुट की तो हमें मिला ये। तो यानी अंदर वाले पॉइंट तक हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड ये रहेगा। अब सेकंड बात, अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर हुई, उस केस में हम क्या करेंगे। अगर इसके बाहर आ जाएंगे तो हमने पहले ही पढ़ा था कि हम अपने लेवल तक क्या स्टडी करते हैं, पूरा पूरा स्फीयर क्या हो जाएगा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमारे लिए यह स्फीयर, जैसे इस पॉइंट की बात करूं मैं पी पॉइंट की, तो हमारे लिए यह स्फीयर क्या हो जाएगा, पूरा पूरा क्यू चार्ज ओ पे रखा हुआ है, तो ओ से पी की डायरेक्शन के अंदर हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा और टोटल का टोटल चार्ज क्यू का इफेक्ट आएगा। तो बिल्कुल वही सिंपल सी बात जो हम पहले 3 केस में कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना आ जाएगा हमारा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इन रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ओ से पी की डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा। अब बात करें ग्राफ की। ग्राफ में अगर आर की वैल्यू लेस देन रेडियस हुई तो के क्यू और आर ये 3 चीजें तो कांस्टेंट है ना हमारी, वेरी क्या कर रहा है, आर कर रहा है। यानी रेडियस से अंदर अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। जैसे ही रेडियस कैपिटल आर के बराबर या उससे बड़ी होनी स्टार्ट हो जाएगी, उस केस में हम ये लेते हैं जिसके अंदर आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी बात। यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड ओरिजिन और आर डिस्टेंस स्टार्टिंग में तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। कब तक होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब आर की वैल्यू कैपिटल आर तक होगी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर जाएगी। जैसे ही हम कैपिटल आर से क्रॉस करना यानी बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा ये फॉर्मूला लगना स्टार्ट हो जाएगा बाहर की तरफ, और इसमें आर स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे उसमें बनाई थी वैसे ही आ जाएगी। यानी यहाँ पर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है और यहाँ पर ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो ये हमारा इसका ग्राफ बन जाएगा। अब हमें एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है, वो छोटी सी बात ये है कि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमें ये कह दिया जाता है कि सरफेस के बहुत ज़्यादा नज़दीक, वेरी क्लोज टू दी सॉलिड स्फीयर। अगर ये बात कह दी जाए यानी सॉलिड स्फीयर के बहुत ज़्यादा क्लोज, तो याद करो डिस्क वाली बात कि एक डिस्क के बहुत ज़्यादा नज़दीक जाते हैं तो वह डिस्क हमें इनफाइनाइट शीट के तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। इनफाइनाइट शीट बन जाएगी तो हमारा वही इनफाइनाइट शीट वाला कॉन्सेप्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। अगर कंडक्टिंग हुआ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर नॉन कंडक्टिंग हुआ तो सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। बोर्ड लेवल के अंदर ये बातें हमारे काम की नहीं है, लेकिन नीट में कई बार कह दिया जाता है कंडक्टिंग स्फीयर के बहुत ज़्यादा क्लोज हुई तो यह स्फीयर हमारे लिए इनफाइनाइट शीट के तरीके से बिहेव करेगा, और उस हिसाब से हमें न्यूमेरिकल्स करने होंगे। चलिए इनके न्यूमेरिकल करते हैं।
हमने अभी ये निकाला नॉन कंडक्टिंग के अंदर ई की वैल्यू अगर आर लेस देन कैपिटल आर हुआ तो के क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू आर आएगा, और अगर ई आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर हुआ तो के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आएगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात हो तो। हमें एग्जाम्पल दे दिया कि एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी डेंसिटी रो है, हमें डेंसिटी दी है रो, चार्ज नहीं दिया है, और हमें कह दिया जाएगा कि ये इसकी आर रेडियस है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड बताओ r/2 के ऊपर कितना होगा, r/2 के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा। स्क्रीन पॉज करके आप खुद एक बार इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देख सकते हो। वैसे इसको हम डेंसिटी की फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे वो चीज़ बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। आप डेरिवेशन के बीच में डायरेक्ट डेंसिटी की फॉर्म में भी वैल्यू पुट कर सकते थे, लेकिन अगर बोर्ड में डेरिवेशन ये पूछी जाएगी तो आपको रिजल्ट इसी फॉर्म में निकालना होगा, न कि डेंसिटी की फॉर्म में। तो हमारे पास ई की वैल्यू आई थी के क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू आर आई थी। अगर मैं इसको के की वैल्यू क्या पुट करूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दूं, के की वैल्यू तो इतनी होती है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसको 3 से डिवाइड कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने सिर्फ और सिर्फ के की वैल्यू को पुट किया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड किया है। अब ध्यान से देखो ये क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब है, और क्यू डिवाइडेड बाई वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है ना, यानी हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी डेंसिटी इंटू आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू बच जाएगी। क्यू डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब तो वॉल्यूम हो गया, चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम होता है इसकी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, तो हमारी ई की वैल्यू इतनी आ जाएगी। यानी इसकी दूसरी फॉर्म ये होगी रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब तो बिल्कुल इजी हो गया ये हमारे लिए कि R इज इक्वल टू क्या है, r/2 है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा हमारा, डेंसिटी रो दे रखी है, R की वैल्यू r/2 दे रखी है डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, यानी रो r/6 एप्सिलॉन नॉट हमारे R की वैल्यू आ गई। हमें ये कह दिया जाए कि इलेक्ट्रिकल फील्ड बताओ, ये फर्स्ट पार्ट था इसका। सेकंड पार्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड एट R बताओ कितना होगा, R के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो R के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है ना, और क्यू की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, जैसे डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो चार्ज क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा ना, तो हम यही पुट करेंगे के इंटू, के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का मतलब कैपिटल आर का स्क्वायर, क्योंकि आर कैपिटल आर के बराबर है। तो 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो अगर कैपिटल आर की बात हुई यानी सरफेस की बात हुई, चाहे मैं इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं, चाहे उस फॉर्मूले में घुमा के वैल्यू पुट कर दूं, आंसर तो सेम ही आना है। क्योंकि यहाँ पर अगर आर की जगह कैपिटल आर रखता तो डायरेक्ट मेरा आंसर तो यही आया है ना। तो दोनों फॉर्मूले सरफेस के लिए वैलिड होते हैं। अगर बात कर दी जाएगी कि बाहर बताओ 2r के ऊपर बताओ तो कितना होगा, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में E एट 2r कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो k की वैल्यू है, k इंटू क्यू की वैल्यू क्या होगी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगी। ये तो ऊपर का काम था ना, k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और r की वैल्यू 2r है तो इसका मतलब 1/4 आर स्क्वायर आएगा। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल,
4 इंटू 3 12 आ जाएगा, तो रो आर डिवाइडेड बाय 12 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो इस टाइप से हमें न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने हैं। एक सीट के अंदर एक अच्छे लेवल का आप मान सकते हो कि नीट लेवल का मानो, चाहे जेईई मेंस लेवल का एक क्वेश्चन दिया गया है, उसको 2 मेथड से सोल्व किया गया है। दोनों के दोनों मेथड आप थ्योरी नोट्स में ज़रूर देख लेना। एक नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल दे दी गई है, मीन्स एक सॉलिड स्फीयर था जिसके अंदर एक छोटा सा पोर्शन हमने कट कर लिया, इसकी डेंसिटी हमें दे दी रो, और हमसे पूछ लिया 3 पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी बताओ कितनी होगी। एक तो हमारा ए पॉइंट के ऊपर, ये ओ पॉइंट है, एक बी पॉइंट के ऊपर और एक सी पॉइंट के ऊपर। इन तीनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। क्वेश्चन एक बार फिर बता दूं, एक स्फीयर था सॉलिड स्फीयर आर रेडियस का, उसमें एक कैविटी कर दिया एक टाइप से कि r/2 रेडियस का सॉलिड स्फीयर बाहर निकाल दिया, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक खोखला गोला रह गया जिसकी थिकनेस हमारी r/2 है। अब हमें 3 पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। तो एक तो बात आप ये देखो कि ए पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि इन सब चार्ज का इफेक्ट रेडियली आउटवर्ड ही रहेगा। ठीक है, अब ए पॉइंट के ऊपर तो सिंपल सी बात, हमारी ई ए की वैल्यू 0 आ गई, कैसे भी हम प्रूफ कर सकते हैं। 2 मेथड दिए गए, दोनों के दोनों अब मैं मेथड आपको यहाँ पर करवाऊंगा। जैसे एक बार फर्स्ट मेथड हम बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन से देख लेते हैं। अब बात आ गई बी की। बी हमारा यहाँ से आर डिस्टेंस पे मानो कि ओ से बी की डिस्टेंस हमारी आर है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा, हमने इसकी डेरिवेशन की थी तब यही किया था ना कि आर रेडियस के अंदर जितना चार्ज आया है उतना ही इफेक्ट आएगा, और इसकी डेंसिटी कितनी है सिग्मा रो। तो इसके अंदर जो हमारा चार्ज आएगा क्यू डैश आएगा, क्यू डैश की वैल्यू कितनी आएगी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आएगी, वॉल्यूम इन रेडियस आर, और आर वॉल्यूम की जो रेडियस होगी वह कितनी होगी, वह हमारी होगी 4/3 पाई आर क्यूब में से 4/3 पाई r/2 क्यूब घटा देंगे, क्योंकि इस टोटल वॉल्यूम में से मैं ये वॉल्यूम घटाऊंगा तभी तो ये वॉल्यूम बचेगी ना, तो ये वॉल्यूम मैंने घटा दी, तो ये आंसर आया। तो यानी क्यू डैश की वैल्यू आ गई रो इंटू 4/3 पाई तो बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा r³ माइनस r³/8 बचा। 4/3 पाई तो कॉमन लेके बाहर निकाल लिया मैंने, r³ का r³ और r का क्यूब r³ हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, तो ये बचा, ये मेरे क्यू डैश की वैल्यू है। तो E एट B कितना आएगा, K इंटू क्यू डैश डिवाइडेड बाई r³। r अब हमारा स्मॉल r स्क्वायर आ जाएगा, क्यूब नहीं आएगा, तो हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो K इंटू 4/3 पाई रो r³ माइनस r³/8 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कि इलेक्ट्रिकल फील्ड बी के ऊपर इतना होगा हमारा। अगर सी पॉइंट की बात करूं तो सी पॉइंट में मुझे क्या लेना होगा, इसके अंदर जितना भी चार्ज आया, यहाँ पे एक स्फीयर बना लूं तो इसके अंदर जितना चार्ज है वो सारा का सारा चार्ज यानी इसका टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज कितना आएगा एट सी की बात की जाए तो क्यू इन सी कितना आएगा 4 डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r³ माइनस 4/3 पाई r/2 का क्यूब, ये आ जाएगा चार्ज, यानी
4/3 पाई रो, ये तो बाहर आ गया। r³ में से r³/8 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा, 7r³ डिवाइडेड बाई 8 रह जाएगा। ये हमारे क्यू एट सी की वैल्यू आ गई। और इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा हमारा, k इंटू ये क्यू एट सी पुट कर देंगे डिवाइडेड बाई r²। और r की वैल्यू हमारी गिवन होगी 2r दे दी जाएगी, या जैसे भी दे दी जाएगी वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारे पास अपना रिजल्ट आ जाएगा कि ई एट सी इतना होगा। तो इस टाइप से हमें ये कैलकुलेशन करनी है। तो ये तो था हमारा कैलकुलेटिव पार्ट कि हमने कैलकुलेट कर लिया कि उसके अंदर जितना चार्ज था उसी हिसाब से हमने कैलकुलेशन कर ली। इसका एक और अच्छा सा तरीका है, जैसे ए का तो बिल्कुल सिंपल है कि 0 आएगा इफेक्ट। हम क्या करेंगे, इस स्फीयर को 2 स्फीयर बना लेंगे। एक तो पूरा का पूरा कैपिटल आर का स्फीयर जिसके अंदर डेंसिटी रो है, यानी मैं अपनी तरफ से अज्यूम करूंगा कि इसमें रो डेंसिटी का एक r/2 का एक सॉलिड स्फीयर डाल दिया। और सेम टू सेम मैंने क्या कर दिया, r/2 का नेगेटिव रो का डाल दिया। यानी यह इतनी खाली जगह थी, पॉजिटिव से भर दी और एक इसका नेगेटिव इफेक्ट भी छोड़ दिया, डबल इफेक्ट कर दिया इसका यहाँ पर मैंने। तो अब क्या होगी बात हमारी, अगर किसी की ये बात समझ में नहीं आ रही तो आप खुद सोच के देखो। इसको मैंने पॉजिटिव से भर दिया और नेगेटिव साथ में रख दिया, इफेक्ट तो वैसे ही 0 ही हुआ ना इसका। यानी मैथमेटिकली तो हमने कुछ नहीं किया ना, जितना पॉजिटिव डाला उतना ही उसके ऊपर नेगेटिव रख दिया। बट कैलकुलेशन में हमारे आसानी ये होगी कि जो हमारा बी पार्ट था, यहाँ पर बी पॉइंट था, वो बी पॉइंट इसके तो यानी r/2 वाले पार्ट के तो बाहर आ गया और इसके अंदर रह गया। तो इसके तो बी पॉइंट यहाँ पर है बाहर और इसके अंदर है, तो इसके पॉजिटिव के कारण इफेक्ट निकाल लेंगे, उसमें से घटा देंगे नेगेटिव वाला इफेक्ट, हमारे पास फाइनल इफेक्ट आ जाएगा। घुमा फिरा ये कैलकुलेशन तो वही रहेगी, लेकिन बहुत बार कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनती है तो पॉजिटिव डाल के नेगेटिव उसके साथ रख देते हैं, तो हमारा एक कंप्लीट स्टडी आसानी से हो जाती है। जैसे ई एट बी की बात करूं तो अगर आर रेडियस अंदर है, ये स्मॉल आर डिस्टेंस मानो आप, तो हमारी इसकी कैलकुलेशन क्या होगी। एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके अंदर वाले पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, k³ डिवाइडेड बाय r³ इंटू r होती है ना। और Q की वैल्यू अगर सिग्मा की फॉर्म में बात कर रहे थे तो हमने निकाली थी, सॉरी, रो की फॉर्म में, तो रो r डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट होती है ना। तो EB की वैल्यू आ जाएगी रो r डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। और इसके कारण कितनी आएगी, अगर किसी सॉलिड स्फीयर के बाहर बात करें हम, तो बाहर जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है वह k इंटू इसका चार्ज कितना होगा, माइनस की तो डेंसिटी हो गई इसकी, नेगेटिव हो गई, इंटू 4/3 पाई r/2 का क्यूब हो गया और डिवाइडेड बाय r² हो गया। k³ डिवाइडेड बाय r² ही तो होता है एक सॉलिड स्फीयर के बाहर की बात करते हैं हम। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा वही रिजल्ट आएगा, सेम टू सेम। इसी टाइप से अगर मैं सी पॉइंट की बात करूं कि ई एट सी क्या होगा, ई एट सी क्या होगा, सी तो इस बड़े वाले स्फीयर के भी बाहर का पॉइंट है और छोटे वाले स्फीयर के भी बाहर का पॉइंट है। ये सपोज करो r' डिस्टेंस थी, तो एक सॉलिड स्फीयर के बाहर की बात करते हैं तो क्या होगा, k इंटू इसका चार्ज क्या होगा, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r³ डिवाइडेड बाय r' और प्लस k इंटू छोटे वाले स्फीयर से डिस्टेंस तो उतनी है ना, क्योंकि दोनों का सेंटर तो सेम हुआ, इससे इसकी डिस्टेंस बड़े वाले से जितनी r' उतनी तो छोटे वाले से ही r' हुई। तो वही हमारा ये होगा कि रो इंटू वो भी नेगेटिव का रो 4/3 पाई r/2 का क्यूब डिवाइडेड बाय r' का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे वही रिजल्ट हमें वापिस से मिल जाएगा। यानी जब भी इस टाइप की कंडीशन बन जाए कि आपको एक होलो पार्ट दे दिया जाए, उस कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे, अगर ये पॉजिटिव थी तो पॉजिटिव से भरकर उसके साइड में उसी का ये एक इफेक्ट नेगेटिव कैलकुलेट कर लो। फिर हमारे पास 2 स्फीयर के कारण कैलकुलेशन करनी पड़ जाए, एक तो बड़े वाले स्फीयर के कारण पॉजिटिवली
और एक छोटे वाले स्फीयर के कारण नेगेटिवली आंसर आ जाएगा, और हम उसको ऐड करते जाएंगे और हमारे पास एक सिंपल फॉर्मेट में आंसर मिल जाएगा। तो इस टाइप से हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। आज की जो डीपीपी होगी वो सारी की सारी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बेस्ड होगी, वो सारी की सारी आप डीपीपी सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे।